Current affairs plays an exceptionally great role in the success of any civil services aspirant. ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट की तैयारी का ऑलमोस्ट 40% हिस्सा ये इस एक कंपोनेंट को डेडिकेटेड होता है। पिछले साल यानी यूपीएससी 2023 का अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देखते हैं तो करंट डायरेक्ट क्वेश्चंस तो थे ही, लेकिन अगर आप करंट इंस्पायर्ड ट्रेडिशनल क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 35 to 40 क्वेश्चंस ये करंट लिंक्ड ट्रेडिशनल क्वेश्चंस थे। इसी से करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगाया जा सकता है। हर सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि बिना करंट अफेयर्स की सटीक तैयारी किए हुए यू कांट इवन ड्रीम ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम। लेकिन यह मालूम होने के बावजूद करंट अफेयर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स के मन में अलग अलग किस्म के सवाल और दुविधाएं रहती हैं। There are a lot of dilemmas that many aspirants face. So, in this video, I, Jawad Qazi, am bringing before you a comprehensive overview regarding how you should approach current affairs preparation in civil services examination. तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन और समझने की कोशिश करते हैं कि करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस क्या है और उसकी तैयारी आपको किस तरीके से करनी चाहिए। Let's dive in and get started. सबसे पहले यह जरूरी है कि हम इस चीज को समझें कि इस एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का मतलब क्या है। दिस इज माई पिथी डेफिनेशन फॉर करंट अफेयर्स, एक ब्रीफ क्रिस्प डेफिनेशन जो आपको करंट अफेयर्स क्या है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए यह बताएगी। हर एग्जाम की नेचर डिफरेंट होती है, इसलिए करंट अफेयर्स डिफरेंट गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। सिविल सर्विसेज के लिए it is the day-to-day events and issues in different sectors within and outside India that have an impact on our collective national life. यानी हर वो इवेंट और इशू, चाहे वो भारत के भीतर हो रहा है या भारत से बाहर हो रहा है, चाहे जिस सेक्टर से वो कनेक्टेड है, अगर वो हमारे कलेक्टिव नेशनल लाइफ पर यानी भारतीय होने के नाते हमारी जो लाइफ है उस पर अगर वो असर रखता है तो वो इवेंट और इशू हमारे लिए परीक्षा की दृष्टिकोण से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। इट बिकम्स क्रूशियल फॉर अस टू कवर इट। नोट कीजिए दोस्तों, यहां पर हमने बात की है इवेंट्स और इश्यूज की। इवेंट वो इंडिविजुअल हैपनिंग्स होती हैं जो कि छोटी होती हैं, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके कंटेक्स्ट में देयर इज अ ब्रॉडर इशू दैट इज गोइंग ऑन। जैसे हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो म्यांमार की बॉर्डर के ऊपर में बहुत सारे इवेंट्स जो है रीसेंट टाइम्स में हुए हैं, लेकिन उसके लार्जर कंटेक्स्ट में इंडिया म्यांमार के रिलेशंस हैं, म्यांमार के अंदर जो सिविलियन स्ट्राइफ चल रहा है, जो गवर्नमेंट के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है वहां की बहुत सारी सिविलियंस की, वो एक लार्जर इशू है हमारी नेबरहुड में। वैसे ही इंडिया चाइना बॉर्डर ये एक लार्जर इशू है जिसकी कंटेक्स्ट में रीसेंट कुछ इवेंट्स की डेवलपमेंट हमने देखी थी। या बार बार जब रिवर वाटर डिस्प्यूट्स होती हैं स्टेट्स के बीच में तो छोटे छोटे इवेंट्स होते रहते हैं, लेकिन उसकी कंटेक्स्ट में लार्जर जो बड़ा इशू है वो है इंटर स्टेट रिवर वाटर रिलेशंस। सो वी मस्ट बी एबल टू डिसर्न बिटवीन इवेंट्स एंड द लार्जर इश्यूज बिहाइंड देम। इफ दीज इवेंट्स और इश्यूज आर कनेक्टेड और आर गोइंग टू हैव एन इंपैक्ट ऑन आवर कलेक्टिव नेशनल लाइफ, देन दे बिकम रेलेवेंट फॉर द एग्जाम। तो यह है एक बेसिक और ब्रीफ डेफिनेशन रिगार्डिंग व्हाट इज करंट अफेयर्स फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और थोड़ा और डिटेल में सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी और उसके भीतर करंट अफेयर्स का जो स्थान है, पोजीशन है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दिस ब्रिंग्स मी टू व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सक्सेस इन दिस एग्जाम। अक्सर ये बच्चे पूछते हैं मुझसे जब मैं सेमिनार्स में जाता हूं और बच्चों के अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैसेजेस आते हैं कि आखिर इस एग्जाम में सक्सेस के लिए क्या करना होता है। सो इसके लिए मैंने एक डिस्टिल किया है एक छोटा सा फॉर्मूला बेस्ड ऑन माय इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग फॉर एस्पिरेंट्स ऑफ दिस एग्जाम। दिस फॉर्मूला हैज 3 आइटम्स इन इट। सबसे पहला है कवरेज ऑफ सिलेबस। सिलेबस ये सभी के लिए समान है, सेम है, इक्वल है, इसलिए इस फॉर्मूला में हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ईच एंड एवरी एस्पिरेंट हु इज सीरियस अबाउट क्लियरिंग दिस एग्जाम
has to ensure that he has covered the entire syllabus thoroughly. अब आपको लगेगा कि ये तो बड़ी ऑब्वियस सी चीज है कि सिलेबस कवर करना होगा, लेकिन दोस्तों मैंने देखा है ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डिस्पाइट राइटिंग मल्टीपल मेंस उन्होंने पूरे सिलेबस पर काम नहीं किया होता है। इसलिए इट्स वेरी क्रूशियल दैट यू प्रायोरिटाइज कवरेज ऑफ एंटायर सिलेबस। सेकंड इज योर थॉट प्रोसेस। आई कॉल दिस एज वेरिएबल नंबर 1। आपकी सोचने की जो प्रक्रिया है ये कितनी एनालिटिकल है, यानी आप कितना चीजों को ब्रेक डाउन करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसमें कॉजल रिलेशनशिप, कॉज एंड रिजल्ट, कॉज एंड इफेक्ट, इसको देख सकते हैं। ये आपकी एनालिटिकल थिंकिंग होती है। साथ साथ आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, आप बिना प्रेजुडाइज्ड हुए किसी चीज को कैसे एविडेंस के आधार पर समझ सकते हैं, उस पर अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं, ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स दर्शाती हैं। सो सेकेंड थिंग दैट यू मस्ट हैव इज योर थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस के जरिए से आप दूसरे कैंडिडेट्स के ऊपर लिवरेज ले सकते हैं। That's why I call this as variable number 1 because this is not constant. आप आपके thought process को बहुत ही ज्यादा sharp कर सकते हैं and that is how you can, defeat other candidates in this competition. कैसे? फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ कैंडिडेट्स टॉप कर जाते हैं और कुछ को 5-6 या उससे भी ज्यादा अटेम्प्ट्स लग जाते हैं इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए। द डिफरेंस इज नंबर 1 इन द थॉट प्रोसेस। सेकेंड एस्पेक्ट इज इफेक्टिव आर्टिकुलेशन। दिस इज वेरिएबल नंबर 2 ऑफ दिस फॉर्मूला। इफेक्टिव आर्टिकुलेशन का मतलब क्या? थॉट प्रोसेस में आपने जो कुछ भी सोचा समझा उसको आप कितने अच्छी तरीके से क्लियरली, लॉजिकली, इन अ सिंपल वे एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑन अ पेपर, इन मेंस और वर्बली इन द इंटरव्यू। दैट इज व्हाट इज इफेक्टिव आर्टिकुलेशन। अब ये एक स्किल है जिसको आपको होन करना है, शार्प करना है। ये जितना आप शार्प करेंगे उतना ज्यादा इसका वेटेज बढ़ेगा आपकी सक्सेस की फॉर्मूला में। सो दीज 3 थिंग्स कंबाइंड टुगेदर, एंड प्लीज नोट ईच ऑफ दीज आइटम्स इज मल्टीप्लाइड, नॉट सिंपल एडिशन। सो जितना ज्यादा आपकी थॉट प्रोसेस अच्छी होगी, जितना ज्यादा आपका आर्टिकुलेशन अच्छा होगा, उतना ज्यादा आपका सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इंप्रूव होगी। सो यू हैव टू वर्क ऑन दीज 3 थिंग्स। Now, where does current affairs come into all of this? There's a very good book by the name 7 Habits of Highly Effective People. मेरे बड़े फेवरेट ऑथर हैं स्टीफन कवी। इन्होंने ये किताब लिखी थी 7 Habits of Highly Effective People, और इस किताब में वो दूसरी हैबिट, 7 की लिस्ट है, उसमें वो दूसरी हैबिट बताते हैं, बिगिन विद द एंड इन माइंड। यानी जब भी हम कोई काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जरूरी होता है कि हमारा जो एंड गोल है इसके बारे में हमें पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। विदाउट हैविंग दैट क्लैरिटी देयर इज नो पॉइंट इन स्टार्टिंग आउट। तो सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी की शुरुआत में वी ऑल्सो नीड टू हैव दिस क्लैरिटी अबाउट द एंड गोल। नाउ यूपीएससी, ऑल सेड एंड डन, इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। इंटरव्यू को पर्सनैलिटी टेस्ट तो कहते ही हैं, लेकिन प्रीलिम्स और मेंस ये भी अपने आप में, अगर आप डीपली उसको समझें, तो ये भी आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट कर रहे हैं। और पर्सनैलिटी क्या होती है दोस्तों? पर्सनैलिटी होती है सम टोटल ऑफ द ट्रेट्स, द क्वालिटीज दैट यू पोजेस। आप अल्टीमेटली इन क्वालिटीज, इन ट्रेट्स का एक कलेक्शन होते हो, एंड दैट इज व्हाट यूपीएससी वांट्स टू सी, व्हाट आर द काइंड ऑफ traits that you possess in your personality. Do you possess the traits that UPSC is looking for as future officers? This is the big question before us. We need to understand, हमें यह समझने की जरूरत है कि अगर UPSC पर्सनैलिटी टेस्ट कर रही है तो उस पर्सनैलिटी में कौन से ट्रेट्स UPSC देखना चाहती है। UPSC ने खुद इसका जवाब दे रखा है अपने एक प्रीवियस नोटिफिकेशन में। तो क्या ट्रेट्स हैं जो यूपीएससी देखना चाहती है आपके अंदर में? अब इसको हम जानते हैं। These are the major traits that UPSC is looking for. एक एक करके हम इसको देखते हैं, लेकिन सबसे पहला आज हमारे लिए यहां पर में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है आज के डिस्कशन के लिए। क्या है ये पहला ट्रेट? आइए देखते हैं। टेकिंग इंटेलिजेंट इंटरेस्ट इन हैपनिंग्स विद इन एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया।
आर यू अ पर्सन हु टेक्स quote unquote इंटेलिजेंट इंटरेस्ट इन व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया? यानी इन इफेक्ट करंट अफेयर्स को एक पर्टिकुलर तरीके से क्या आप देख सकते हैं या नहीं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड दैट यूपीएससी इज लुकिंग फॉर। दोस्तों, जब आप फ्यूचर में ऑफिसर्स बनेंगे तब आप पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेंगे और आगे चल करके पॉलिसी डिजाइनिंग में भी आपका बड़ा रोल होगा। और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और डिजाइन ये कभी वैक्यूम में नहीं हो सकता। आज का जो कंटेक्स्ट है, जो आज का संदर्भ है, ये हमारे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन डिजाइन पर एक बहुत गहरा असर छोड़ता है, रखता है। इसलिए वी हैव टू हैव दिस एबिलिटी टू टेक इंटेलिजेंट इंटरेस्ट इन व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री एंड आउटसाइड ऑफ इट। और इसीलिए यूपीएससी देखना चाहती है इस स्टेज पर ही कि क्या आपके पास में वो ट्रेट है या नहीं। सो यू कैन सी द salience of current affairs in this entire scheme of the exam. I hope you now understand this. अब यहां एक सवाल रह जाता है कि what is meant by intelligent interest? सिर्फ इंटरेस्ट कहा जाता तो बात आसान थी, लेकिन अगर उसको क्वालिफाई किया है with intelligent as an adjective, so we'll have to dive deeper, और वो हम करेंगे बिल्कुल अगली ही स्लाइड में। लेकिन इससे पहले we'll just quickly have an overview of the other traits. क्या है दूसरी ट्रेड्स? क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमिलेशन, यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन में से हमारे काम की, हमारे एक्शन के लिए नेसेसरी इंफॉर्मेशन कौन सी है, इसको एसिमिलेट करना, इसको इम्बाइब करना, इसको एब्जॉर्ब करना, दैट इज व्हाट इज क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमिलेशन। आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में, आपके आंसर राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में, हर जगह पर में आपकी ये ट्रेड जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। नेक्स्ट इज क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन। आपकी जो थॉट प्रोसेस है, क्या आप उसको बिल्कुल साफ तरीके से और तर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं? दैट इज व्हाट इज मेंट बाय क्लियर एंड लॉजिकल कम्युनिकेशन और एक्सपोजिशन। एज फ्यूचर ऑफिसर्स, जब आप आईएएस आईपीएस बन जाएंगे तो यू विल बी कम्युनिकेटिंग विद द पीपल एट लार्ज। मतलब सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन में तो आप कम्युनिकेट करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ में आप कॉमन मासेस के साथ में भी कम्युनिकेट करेंगे। तो क्या आपके कम्युनिकेशन में क्लैरिटी है? क्या आप लॉजिक यानी तर्क के आधार पर अपने मुद्दों को रख सकते हैं? दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बीइंग एन ऑफिसर, दैट इज बीइंग टेस्टेड हियर। फोर्थ, बैलेंस ऑफ जजमेंट। You will have immense power in your hand. Your decisions will have a bearing on lives of millions of people. इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप जब किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, आप जब किसी ओपिनियन को फॉर्म कर लेते हैं, तो उसके पीछे एक गहरी सोच होनी चाहिए। आपने हर पहलू को परख कर अपना ओपिनियन बनाया होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय बैलेंस ऑफ जजमेंट। दिस इज द फोर्थ क्वालिटी। एंड लास्टली, सोशल कोहीजन एंड लीडरशिप, यानी समाज में जो दबे कुचले वर्ग हैं, जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, इनके प्रति आपके मन में संवेदनशीलता है या नहीं? सोशल कोहीजन ये इस चीज को दर्शाता है। और लास्टली, लीडरशिप। ऑफिसर, बाय डेफिनेशन इज अ लीडर। You have a task before you which you have to execute with the help of your team, and that requires leadership skills. आपकी राइटिंग के जरिए से आपके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं, ये भी रिफ्लेक्ट जरूर होती है दोस्तों। तो ये है दोस्तों ट्रेड्स दैट यूपीएससी वांट्स टू सी, जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है करंट अफेयर्स का, एज यू कैन नोट ओवर हियर। नाउ लेट मी ब्रीफली टेल यू व्हाट डज यूपीएससी मीन व्हेन इट सेज दैट यू हैव टू टेक इंटेलिजेंट इंटरेस्ट in happenings within and outside India. First aspect to that is, जब भी कोई इशू फिलहाल न्यूज में चल रहा हो, जैसे आजकल आप जान रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला जो है वो चल रहा है, या गाजा में जो है वो वॉर चल रही है इसराइल और गाजा की जो एंटिटी है हमास, इनके बीच में, and a lot of civilians are in distress because of that. Or for that matter, there are many other issues like one nation, one election that are being discussed right now. तो ऐसे जब भी कोई इश्यूज न्यूज में आते हैं और हमारे एग्जाम के लिए वो रेलेवेंट बन जाते हैं, तो पहला काम हमारा है उसमें कि उसके जो बेसिक फैक्ट्स हैं, इनके बारे में हमारी अवेयरनेस कंप्लीट होनी चाहिए। देयर कैन नॉट बी एनी
lacuna in understanding the basic facts of the given issue. One. Number two, we have to try to develop perspectives about the given issue. यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसको तो हमने समझ लिया, उसका कंटेक्स्ट क्या है, फिलहाल में क्यों उसकी बात चल रही है, संविधान उस पर क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स क्या कहती हैं, लॉ कमीशन क्या कहता है, ये सारी चीजें जो है वो बहुत हद तक फैक्ट्स में आ जाएगी. लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में इस वक्त इंप्लीमेंट होना चाहिए या नहीं, इसको लेकर के अलग अलग राय जो है वो भारत में आपको देखने मिलेगी. दीज आर ऑल पर्सपेक्टिव्स ऑफ लुकिंग एट दैट इशू. सो क्या अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं इस इशू को देखने के लिए, इसके बारे में वी नीड टू बी अवेयर. न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल और ऑपोजिट टू एडिटोरियल पेजेस अगर हम रेगुलरली पढ़ते हैं तो फिलहाल जो इश्यूज चल रहे हैं इन पर रिच और डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स पढ़ने समझने का मौका हमको मिलता है थ्रू करंट अफेयर्स प्रिपरेशन. दिस इज द सेकेंड स्टेज, पर्सपेक्टिव्स डेवलप करना. थर्ड इज फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द गिवन इशू. ओपिनियन यानी अपनी राय उस इशू को लेकर के बनाना, उसको कायम करना. दैट इज ओपिनियन फॉर्मेशन ऑन दैट गिवन इशू. Based on understanding these perspectives, we try to develop a opinion on the issues that are currently, raging. UPSC is expecting officers, leaders, and as officers, leaders, you must have the, courage to have your own opinions on the issues that are going on in India and outside right now. These opinions should not be lopsided. ये नहीं कि आपने जो है वो क्रूड सा ओपिनियन बना लिया है जिसके अंदर में सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव पर बात हो रही है. अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को, नजरियों को समझने के बाद में आपकी जो है वो ओपिनियन फॉर्म होनी चाहिए. जब हम ये तीन चीजें करते हैं, यानी फैक्ट्स भी हमको अच्छे से पता है, पर्सपेक्टिव्स को भी हमने समझ लिया है उस इशू के, और उसके बेसिस पर अपना खुद का एक ओपिनियन फॉर्म किया है, तब हम कह सकते हैं दैट वी हैव डेवलप्ड intelligent interest in current affairs. So this is what is meant by intelligent interest, dear students. Now, where does current affairs fit into the scheme of our examination? अब मैं एक broad schematic representation आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए current affairs exactly कहां आता है. एग्जाम की तैयारी में सबसे पहले आता है ऑब्वियसली सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस. इसके बाद एक बार आपका इस पर कमांड बन जाए सिलेबस और पीवाईक्यूज पर, तो फिर हम थर्ड स्टेज पे जाते हैं वेयर वी डू आर बेसिक रीडिंग. एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स और स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल, इसको हम पढ़ते हैं. ये पढ़ते हुए जब भी हम कोई टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उस टॉपिक की प्रिपरेशन दरअसल तीन स्टेजेस में से गुजरती है. पहला स्टेज है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, दूसरा स्टेज है टेक्निकल इंफॉर्मेशन बिल्डिंग, और तीसरा स्टेज है एडिंग करंट डायमेंशन. यानी जब भी हम कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा काम होता है उस टॉपिक के रिलेटेड जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को हम समझें. सेकंड, टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो उसकी बेस है उसको हम डेवलप करें. जैसे फॉर एग्जांपल आपने साइक्लोन की कॉन्सेप्ट पढ़ी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में, तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि साइक्लोन कैसे बनता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में किस तरीके से साइक्लोन फॉर्मेशन की प्रोसेस जो है वो अफेक्ट होती है. ये हमने कंसेप्ट के अंदर में समझा. फिर कंसेप्ट समझने के बाद में नेक्स्ट स्टेज आती है टेक्निकल इंफॉर्मेशन बेस, यानी साइक्लोन के रिलेटेड जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है इसको हम प्रिपेयर करते हैं सेकेंड स्टेज पे. और फिर थर्ड स्टेज है एडिंग करंट डायमेंशन. उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में रीसेंट टाइम्स में हुआ है या अगर कुछ हो रहा है तो उसको तैयार हमको करना होगा. जब इन तीन प्रोसेसेस में से हम गुजरते हैं तब जाकर के वो टॉपिक जो है वो कंप्लीट माना जा सकता है. कंसेप्ट, टेक्निकल इंफॉर्मेशन एंड करंट डायमेंशन. मान लीजिए आज आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और आपने कुछ पढ़ना शुरू किया. उस वक्त में आपने पॉलिटी में गवर्नर का टॉपिक पढ़ा, कंसेप्ट्स को समझा, टेक्निकल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर किया. अब थोड़ा सा देखिए पिछले 6-8 महीने, एक साल भर के अंदर में गवर्नर के रिलेटेड कौन सी चीजें जो है वो न्यूज में रही हैं. ठीक है, ये एक कॉन्करेंट प्रोसेस है.
ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आपको करंट अफेयर्स की एक ही दिन में मिल जाएगी। ये आपको कुछ आज मिलेगा, कुछ हो सकता है बाद में मिल जाए। आपको साइमल्टेनियसली इसको एनरिच करते रहना है। लेकिन जब तक आप करंट अफेयर्स को इस तरीके से आप ऐड नहीं करेंगे, तब तक आपकी तैयारी जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती है दोस्तों। सो प्लीज रिमेंबर दिस कंसेप्ट, technical information and then current affairs. After you do all these three things, then the topic is complete, और फिर इसके बाद में हम उस टॉपिक पे कर सकते हैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। उस टॉपिक पर जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए हैं या क्लासेस के मटेरियल में से अगर आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, किसी टेक्स्ट बुक में से अच्छे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो उसको उठा करके आप आंसर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। इस स्टेज पे मैं ये सजेस्ट करता हूं कि ओपन बुक भी आप जो है आंसर्स लिख सकते हैं। इस स्टेज पे आपकी मेमोरी की टेस्ट नहीं हो रही है, अंडरस्टैंडिंग की टेस्ट हो रही है। क्वेश्चन की डिमांड आप समझ पा रहे हैं या नहीं, और उसको आप एड्रेस कर पा रहे हैं या नहीं, ये टेस्ट है, ना कि आपकी मेमोरी का। सो इट्स ओके इफ यू एट दिस स्टेज राइट ओपन बुक आंसर्स and get them assessed from your faculty. Once you have done that with all the topics, then comes the last stage, which is simulated exam practice. यानी टेस्ट सीरीज के जरिए से जिस तरीके से एक्चुअल यूपीएससी का एग्जाम होता है, उस तरीके से आपको टेस्ट सॉल्व करना है। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय सिम्युलेटेड एग्जाम प्रैक्टिस। दिस इज द फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स, 8-step formula through which your preparation journey is going to go. और यहां पर में करंट का प्रिपरेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सो प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। जस्ट टू समराइज इट फॉर यू वंस अगेन, फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज conceptual clarity, second is building technical information base, and third is adding current affairs to the preparation of that topic. This is what I call the burger model of UPSC, or for that matter, any similar competitive examination preparation. Concept, technical info, and then current affairs. This is the 3-layer model. So I hope you understood this and you appreciated this concept. Now, let's go into the actual strategy of preparation for current affairs. Preparation for current affairs happens at 4 levels. This is what I call as the core strategy for current affairs preparation. What is this core strategy? Core strategy is the 4 steps that are necessary for preparing current affairs. These are the 4 steps necessary. First step in that is capture. इस स्टेज में दोस्तों हम क्या करते हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, क्लासेस का मटेरियल, इनमें से कंटेंट गैदर करते हैं। इट इज द कंटेंट गैदरिंग स्टेज, ये जमा करने वाली स्टेज है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट कैप्चर। दिस इज द फर्स्ट स्टेज। और बहुत सारे बच्चे सिर्फ यही करते रह जाते हैं। नो डाउट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, बट इट इज नॉट द एंड। कैप्चर करने के बाद में सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आती है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट। सिलेबस और पीवाईक्यूज, सिलेबस और पीवाईक्यूज की डिमांड को समझते हुए कैप्चर्ड कंटेंट को स्ट्रक्चराइज करना, ऑर्गेनाइज करना, यह बेहद जरूरी होता है। सो प्लीज रिमेंबर दिस, डोंट जस्ट कीप ऑन गैदरिंग कंटेंट, go to the next stage where you organize it, connecting it with syllabus and PYQs. After you have organized, then comes the third step, R for reflect. Reflect. Up 80% student, they will do only this. Okay? 20% student will go to the next stage also, organize. But within those 20% student, only half the students will spend time on reflecting. Reflection यानी उस organized content पर हम रिविजन करते हैं, उस पर कंटेम्पलेशन करते हैं, उस पर सोच विचार करते हैं, और उस कंटेंट को जो है वो हम अपने अंदर इम्बाइब, एसिमुलेट करते हैं। We make that content our own. बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास देखिए बहुत ब्यूटीफुल नोट्स होते हैं, बहुत स्ट्रक्चर्ड, बहुत ऑर्गेनाइज्ड,
लेकिन आंसर अगर लिखने की बारी आ जाती है, ऐसे लिखने की बारी आ जाती है, तो वो कंटेंट आंसर एसेज में आता ही नहीं। क्यों? दे हैव स्टॉप्ड ओवर हियर। वो क्लर्क मेंटालिटी वाले बच्चे होते हैं, मैं ये कहता हूं, आई मीन हार्श बट देन रियलिटी। दे जस्ट वांट टू बी वेरी स्ट्रक्चर्ड इन टर्म्स ऑफ फाइलिंग. You have to go much beyond that. You have to reflect on that content, contemplate, revise, think over it, discuss, tell your friends. That is the next stage, reflect. इससे क्या होता है? वो कंटेंट आपके सबकॉन्शियस में इम्बाइब हो जाता है. And then final comes the engage. Last stage, engage. Engage में हम क्या कर रहे होते हैं? ये जो हमने कंटेंट रिफ्लेक्शन के जरिए से अपना ओन बना दिया है, उसको, उस पर अपनी जो है वो छाप हमने छोड़ दी है, उसको हमने अपनी अथॉरिटी में ले लिया है, उसको हम अपने आंसर्स और एसेज में फिर प्रोड्यूस करने लग जाते हैं. हमारे आंसर्स और एसेज और ज्यादा वेटियर बनने लगते हैं बिकॉज वी आर एबल टू ब्रिंग दैट कंटेंट इनटू आवर आंसर्स एंड एसेज. दिस इज द लास्ट स्टेज, एंगेज. So you have to consciously do answer writing practice, essay writing practice, where you bring the content that you have. ठीक है? Otherwise, what will happen is you will be a very good friend to discuss things with. वो बच्चे होते हैं ना जिनको अगर डिस्कशन अगर शुरू हो जाए तो उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, बिकॉज उनके पास इतना अच्छा कंटेंट होता है. लेकिन आंसर राइटिंग की जब बारी आती है तो उस कंटेंट को, अपने खुद के कंटेंट से वो फायदा नहीं उठा पाते. That's why this last stage is very important. So whatever you have, you must be able to fire it in the form of answers and essays. These 4 steps are very important: capture, organize, reflect, engage. This is what I call as the core strategy. Fine. Now let us see how we can capture information about current affairs. इसके लिए सबसे पहले we need to refer to some important sources for current affairs. The first in it, obviously, is one good newspaper, The Hindu or Indian Express. The Hindu और Indian Express दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर एटलीस्ट आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर रोज जो है वो करना है. डेली न्यूज़पेपर, यू हैव टू रेफर टू वन गुड क्वालिटी न्यूज़पेपर. Preferably the Hindu, in my view, or Indian Express is also a great alternative. And these days, it's just as popular as the Hindu. The Hindu की कुछ अच्छी चीजें हैं, स्पेशली उसका जो एडिटोरियल वाला कॉलम होता है, ये बहुत अच्छा होता है. Indian Express now comes, with a lot of things that are tailor made for UPSC aspirants. इसलिए as an alternative, Express भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. हिंदू की लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, इसलिए जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स के लिए आई सजेस्ट दैट you can prefer Indian Express, and later if you feel like, you can switch to the Hindu. Okay, so either of these two. Now as you advance in your preparation, I will recommend that you use both. कैसे करना है selectively, that I'm going to tell you in this video itself, so stay with me till the end. Apart from this, we need some government publications like Yojana and Kurukshetra as well. Yojana and Kurukshetra. These are government magazines. Yojana particularly is more important. It is a theme-based magazine, so there are, important government priorities on which Yojanas are published, and this helps us to build a lot of content for GS as well as for GS-styled essays. आपका काम है कि आप मेंस से पहले के एटलीस्ट 1.5 years की योजनास आपने प्रिपेयर की होनी चाहिए. इसके लिए आप ओरिजिनल योजनास मत देखिए, बिकॉज ऑल्दो दे आर स्लिम बट फिर भी दे आर डेंस विद अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, सो यू विल एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम. You can refer to some good gist, any that is available in the market, and that will suffice. हमारे लिए बस कुछ select points ही important होते हैं, and the gist will cover all of those. But you definitely have to cover them. Then the next resource is the class material. You all know that different classes, they come out with their monthly material, and any one good standard material is fine with us. You need not be choosy about it. Take any one and stick to it. Lastly comes, some good debate shows. Of course, now it is Sunset TV. Even that does not have the quality of debates that it once used to have. What I'll suggest is that you try to find some good debate shows
on some raging issues. रोज देखने की जरूरत नहीं है. If there is a big issue that is going on, then go on YouTube and try to search for some good debate shows on that issue and try to gather some points from there. Don't go and watch shouting matches. Okay, if by watching a debate you feel that your BP, blood pressure has spiked, you feel like slapping 3 to 4 people around you, then you watched the wrong kind of debate. A debate is where there is healthy respect for the other side, the perspective and the person, and there is a nuance that the sides are trying to bring in about that issue. That sort of debate is what is relevant for us. Now, how should we go about capturing our content? When you start reading the newspaper, these are the few things that you need to have with you. अब मैं practical चीजों पर बात करूंगा कि कैसे आप न्यूज़पेपर जो है वो रीड कर सकते हैं. एक एक चीज को हम देखेंगे. न्यूज़पेपर रीड करते हुए कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए. मार्कर्स एंड पेन्स, लूज शीट्स फॉर मेकिंग नोट्स. बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो नोटबुक्स में नोट्स बनाते हैं और फिर बाद में उसमें एडिशन और अपडेशन ये बहुत मुश्किल हो जाता है. इंस्टेड प्रिफर लूज शीट्स. Have L-shaped folders for issues that are developing. जैसे फॉर एग्जाम्पल गाजा वॉर अब ये चल रहा है पिछले कुछ महीनों से और आगे भी चलेगा. कुछ नई डेवलपमेंट्स होगी. या हाउतीज एंड अदर्स जो सारा आपके रेड सी यमन के आसपास का जो एरिया है वहां पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सो ये भी इशू चलेगा. तो ऐसा जब कोई इशू चलता है तो उसके जो कंटेंट है, उसके जो नोट्स हैं, वो हम एल शेप फोल्डर में रखते हैं ताकि वो इजीली हम एक्सेस कर सकें. जब तक वो डेवलप होता रहेगा हम नए पर्सपेक्टिव्स ऐड करते रहेंगे और जब वो फाइनल लगता है हमको कि हाँ भाई ये कंप्लीट हो गया, तो फिर उसको हम फाइल कर सकते हैं. देन कम दी बॉक्स फाइल्स. टू स्टार्ट विद GS 1 2 3 4. इसके हिसाब से 4 बॉक्स फाइल्स हो सकती हैं आपकी, और आगे जैसे आपका कंटेंट बढ़ता चला जाएगा तो फिर थोड़ा और सेग्रीगेशन उसमें किया जा सकता है. देन इश्यूज नोटबुक. टेक वन स्मॉल नोटबुक that will be called as your issues notebook. Divide that into GS 1 2 3 4, and whatever issues are in news currently, just note down their titles in this issues notebook under respective syllabus headings. We are going to do this so that we have a list simultaneously being prepared of the issues that are raging in India and outside, which can be important for the exam. अगर आप ये साइमल्टेनियसली काम करते रहते हैं तो मेंस के लिए आपके पास में अ गुड 500 to 600 इश्यूज की लिस्ट बन जाएगी जो आपके उस साल के मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगी, और दैट विल गिव यू अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर. इसलिए एक इश्यूज नोटबुक हम अलग से मेंटेन करेंगे. ठीक है, चलिए आप स्ट्रेटेजी की बात करते हैं. न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए, ये बड़ा सवाल होता है. न्यूज़पेपर पढ़ने की शुरुआत करने से पहले you must be well aware about the syllabus and the previous year's questions of UPSC. Syllabus will tell you what UPSC can ask and PYQs will tell you how it can ask it. Without having this idea of what and how, there is no point in starting to read the newspaper, practically speaking. As in, you can of course read to develop a habit, but then serious exam preparation will only happen if you have clarity about this what and how. Second aspect is developing a time and place habit. Typically, I suggest that you should not give more than 90 minutes for the newspaper. Yes, those of you who are new, 90 minutes will be more than sufficient for reading and also making key notes from the newspaper. Progressively, as you become more experienced, this can be curtailed even further. But let's keep it at 90 minutes. So throughout the daily calendar that you have before you, mark one particular 90-minute slot for reading newspaper every day. And during that particular time, sit in a particular place and complete this task of newspaper reading without fail. This is what we call as time and place habit. Every day, day in and day out, come what may, आपको उसी जगह पर में बैठ करके न्यूज़पेपर उसी वक्त में कंप्लीट करना है. ये एक बार आपकी सिस्टम और आपकी रूटीन बन जाती है दोस्तों, तो दिस विल गिव यू अ वेरी वेरी बिग एडवांटेज ओवर योर कंपटीशन. A lot of students are not able to maintain this discipline, and that is why
करंट अफेयर्स बिकम्स अ नेमेसिस फॉर देम। करंट अफेयर्स बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है ऐसे बच्चों के लिए। आप ऐसा मत कीजिए, टाइम और प्लेस हैबिट को इनकलकेट कीजिए। 90 minutes is the max that we are going to give for this, and we are going to read it in a three-way reading method. What do I mean by three-way reading method? न्यूज़पेपर को हम 3 बार एक्चुअली गो थ्रू करेंगे। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। पहले जब आप न्यूज़पेपर आपके सामने आता है, चाहे वो डेस्कटॉप पर आप देख रहे हैं या फिजिकल न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, आपके पास में होना चाहिए एक हाइलाइटर। और फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज, you are first going to identify what are the news items that are relevant on that day. जो भी न्यूज आइटम्स आपको रेलेवेंट लगती हैं उनको आपको टिक मार्क करना है या हाईलाइट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट पेज फॉर एग्जांपल यू स्टार्ट फ्रेश। पहला आप न्यूज का हेडलाइन पढ़िए, आइडेंटिफाई किए क्या ये रेलेवेंट है एग्जाम के लिए, अगर है तो टिक मार्क या हाईलाइट। गो टू द नेक्स्ट नाउ, डोंट रीड इट फुल्ली। नेक्स्ट पे जाइए, आइडेंटिफाई कीजिए, रेलेवेंट है तो टिक मार्क, नहीं है तो ओमिट कर दीजिए। नेक्स्ट। सो ऐसे करके आप फर्स्ट पेज के जो 7-8 हेडलाइंस हैं इनको आप पढ़ेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे देयर रेलेवेंस। आपको रियलाइज होगा कि फर्स्ट पेज पर भी बहुत दफा 2 या 3 ही काम के न्यूज आइटम्स होते हैं। सो वी आर एबल टू सेव दैट टाइम इफ वी डू द आइडेंटिफिकेशन एंड डू द सेम एक्सरसाइज अक्रॉस द पेजेस व्हिच आर रेलेवेंट फॉर आवर प्रिपरेशन। सभी पेजेस रेलेवेंट नहीं होते हैं, कौन से होते हैं मैं आपको बता रहा हूं आगे की स्लाइड्स में, लेकिन जो रेलेवेंट पेजेस हैं उनके टाइटल्स को पढ़िए और आइडेंटिफाई कीजिए। इफ रेलेवेंट टिक मार्क, अदरवाइज गो अहेड। पहले 5 मिनट के अंदर में ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस अगर हमने कर ली तो बहुत सारा काम हमारा वहीं पर एलिमिनेट हो जाता है। दोस्तों होता यह है कि बहुत दफा पहले 15-20 मिनट तक तो हमारा यूपीएससी एंटेना फंक्शनल होता है, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद में वो एंटेना जो है वो वीक हो जाता है और वी एंड अप रीडिंग ऑल द इररिलेवेंट स्टफ बिकॉज वी आर ड्रॉन इनटू इट। पिछले दिन बैठ करके पूरी मैच देखी थी, लेकिन आज जो है स्पोर्ट्स के पेज के ऊपर में विराट कोहली की सेंचुरी के सारे किस्से पढ़ डाले और अपने आप को हम समझा रहे हैं कि हम यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। डबल टाइम वेस्ट, कल मैच देख करके और आज ये पढ़ के। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको स्पोर्ट्स नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन कॉन्शियसली आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि न्यूज़पेपर का टाइम जो है वो हमारा इस पीरियड में ही कंप्लीट हो। और उसके लिए जो फर्स्ट हमारा रीडिंग है दैट इज अबाउट आइडेंटिफिकेशन। These 5 minutes will definitely save a good 25-30 minutes for you. Identification कर लिया, फिर सेकेंड वाला जो है again come back to the first page and now start reading those news items. Read and underline whatever is relevant in that news. Now you will realize that not all is relevant in the news item. बहुत दफा quotes होती हैं, substantiation होता है जो हमारे लिए important नहीं होता। A lot of the times the tables that they provide, the pictographic information, उसी में सारा कुछ आ चुका होता है, तो हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो जाता है। अंडरलाइनिंग और हाईलाइटिंग करते हुए we have to identify the part of that news item which is relevant for us. This will be the second stage where we read, underline, highlight, etc. those items that we have decided in the first stage. And then third stage is where we can do some note making. So सारा note making लिखने का काम हम एक साथ में बाद में करेंगे, हमने segregate कर दिया उसको। Why are we doing this? Because अगर हम read, underline और note making simultaneously करेंगे तो these are different activities और इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो पहले हाईलाइटिंग अंडरलाइनिंग कर दीजिए सभी की और फिर कम बैक करके फिर नोट मेकिंग कीजिए, दैट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। सो दिस इज व्हाट आई कॉल एज द 3-way रीडिंग मेथड। आफ्टर दिस एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप नोट्स बना रहे हैं तो प्रीलिम्स के बिट्स बेस्ड नोट्स आपको अवॉइड करना है एट ऑल कॉस्ट। योर नोट्स हैव टू कन्फाइन टू mains related answers and essays content only. See, classes material in any case you are going to refer at the end of the month.
and classes have, big teams. They work a lot on that content and provide it to you in a very crisp and lean manner. So if you also, spend time in making prelims bits based notes, so you are only duplicating. Most likely you will not ever be able to match the quality that they are bringing in. So why waste our efforts in that? Instead, focus only on what? Notes for mains perspective. This is what we need to focus on. These mains perspective notes must be connected to issues and themes of general studies. This we will see as we go along. When we capture the content, that content has to be relevant to some larger aspect of the syllabus. That content should not be, unconnected, unhinged with the syllabus. So for that reason, that mains based notes that we are gathering, we will have to connect it with certain broad themes of general studies. Which themes? We will talk about it. Fine? Right. So when you are reading the newspaper, the Hindu or Express, what are the areas that you need to focus on? We focus on syllabus related nationally and internationally relevant news items. Syllabus is most important over here. इसका फोकस आपका कभी भी नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए. Syllabus always has to be there before you. I'll suggest that you keep it on your desk and every day go through it once. At least for the initial few months, do this exercise. Syllabus clarity. इसकी क्लैरिटी होगी तो आपको समझ में आएगा कौन सा न्यूज आइटम रेलेवेंट है, और रेलेवेंट है तो कितना इंपॉर्टेंट है ये भी समझ में आएगा. गवर्नमेंट के पॉलिसी मेजर्स, एक्ट्स, डिसीजंस, जो कुछ भी जियोफिजिकल फिनोमिना हो रहे हैं, इकोनॉमी में जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इंटरनेशनल बायलैटरल हैपनिंग्स, सोशल इश्यूज टेकिंग प्लेस, सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस, जैसे अभी हम म्यांमार की बॉर्डर के ऊपर में देख रहे हैं, या नेपाल बॉर्डर जो है वो चाइना बॉर्डर जो है बीच बीच में इट बिकम्स टेंस. सो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज in recent times, all of these, Aditya for example, L1 उसके related news आज हैं. So what are all of these? These are the areas that we are going to focus on. Of course, this is not by any stretch the exhaustive list, but I just want to give you a taste कि ऐसी चीजें हमारे लिए काम की होती हैं. और क्या irrelevant है? Purely political. Ex politician criticizes Y, X party lambasts Y party. All of these are totally irrelevant for us. रीजनल न्यूज मोस्टली इट इज इररिलेवेंट. इफ इट बिकम्स इंपॉर्टेंट तो वो नेशनल पेज पर आ ही जाती है. ठीक है. क्राइम एंड सेंसेशनल न्यूज, राइट? सो एंड सो एक्टर कमिटेड सुइसाइड और वाज इट मर्डर. So these kind of things, they keep on coming up every now and then. All of this is of course not हमारे काम की चीज. We need to focus on exam relevant stuff only. Now let us talk about the pages that we need to focus on in the Hindu, specifically the pages. City and regional pages, dear students, avoid these pages. Almost everything will be irrelevant for us. Once in a while, there will be something that will have some value addition related stuff. But the effort to return ratio is very poor. Too much of effort, return is very poor, so avoid it. Science and tech, only from prelims perspective. Science and tech from the Hindu, it will be relevant. So, just try to see if that particular development in science and tech has some important applications or it has some, excuse me, some important implications. अगर ऐसा कुछ है, एप्लीकेशंस बहुत बड़े हैं, इंप्लीकेशंस बहुत गहरे हैं, तो फिर उस केस में साइंस एंड टेक की वो न्यूज जो है वो हम पढ़ेंगे. ग्राउंड रिपोर्ट, ये एक पेज आता है हिंदू में वीकली. सो ग्राउंड रिपोर्ट इज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म. ये हमारे काम का नहीं होता बिकॉज इट इज मोर इनटू द फैक्चुअलिटी ऑफ द केस. इट्स नॉट अबाउट पर्सपेक्टिव्स. वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड पेज. Here, on the world pages, see if the news item was
in any way involving India or affecting India. So if the event involves India, world event, or it affects India in some way, then that is very important for us. If neither is happening, then you can safely avoid it. Then comes economy, or rather business page of Hindu. Hindu में this page is called as the business page, और इसी में थोड़ी बहुत इकोनॉमी की कंटेंट आपको मिल जाती हैं. It's very poor in terms of coverage of economy, so you can completely skip the business page of the Hindu and instead refer to the economy page of Express. Later stage पे आप दोनों को combine कर सकते हैं. Showcase, sports, live, supplements, इन पेजेस को आप अवॉइड कर सकते हैं. यस, वंस इन अ वाइल ऐसा जरूर हुआ है कि सप्लीमेंट्स के अंदर में कुछ जो है वो वैल्यू एडिशन का कंटेंट था या कल्चर का कुछ कंटेंट मिल गया, बट देन अगेन effort to return ratio is very, very poor. Now let's briefly talk about Indian Express and how we can combine these two. If you want to use Indian Express completely as the base, that's also perfect, no issues with that. But if you want to keep Hindu as the base and Express to supplement, then you can refer to explained page of Indian Express, which, as you know, very beautifully breaks down, analyzes important issues and gives it to you. The economy coverage of Indian Express is very good compared to the Hindu, so I'll suggest you cover it from there. And additional to the Hindu, edit and op-ed pages of Express can also be useful. Editorial column of Indian Express, as compared to the Hindu, it is not that. Relatively, I'll say Hindu is better when it comes to the editorial column. But in terms of diversity of opinion on the op-ed pages, Indian Express is much better than the Hindu. Hindu will not give you that broad spectrum. उतने ज़्यादा different opinions आपको नहीं मिलते हैं हिंदू में जितने कि आपको एक्सप्रेस में देखने मिलते हैं. यहाँ आपको राइट मिलेगा, सेंट्रिस्ट ओपिनियन भी मिलेगा, लेफ्ट लीनिंग भी मिलेगा. हिंदू में उतना आपको वैरायटी नहीं देखने मिलता. So that's why this is how you can combine the two newspapers. Most important of all of these are the edit and op-ed pages of these two newspapers. So if, for example, you are not able to read a newspaper on that given day, at least try to take 20 minutes and read the edit and op-ed pages of the newspaper. At least these two pages. They give us analysis. फिलहाल में जो कुछ भी इशू चल रहा है, one nation, one election, for example, why is it important? How is it, relevant? What will be the gains? What are the counter arguments? ये analysis आपको देखने मिलेगा. भारत में इसको implement करना चाहिए या नहीं, डेमोक्रेसी के लिए क्या ये हेल्पफुल है या इसमें कुछ नुकसान है, ये पर्सपेक्टिव्स हमको देखने मिलते हैं. Then experiences from other parts of the world, some other models, ऐसा कुछ वैल्यू एडिशन कंटेंट भी हमको इन पेजेस पर मिलता है, which can make your answers unique and different. Lastly and very important, ये बहुत important point है दोस्तों, improving your expression. बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो पहले तो ये पेजेस बिल्कुल ही नहीं पढ़ते. They completely, if at all, they rely on some analysis on YouTube. दोस्तों, अगर आप ये पेजेस नहीं पढ़ेंगे, रोज इसकी आदत नहीं डालेंगे, तो आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन की स्किल है ये डेवलप नहीं होगी, आपकी लैंग्वेज की स्किल डेवलप नहीं होगी. एसेज लिखते हुए ऐसे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं. थॉट्स और आइडियाज तो हैं, लेकिन पेपर पर लिखें कैसे, बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं. मतलब एक एक पैराग्राफ भी लिखना मुश्किल हो जाता है. व्हाई? बिकॉज दे हैव नॉट डेवलप्ड द स्किल of expression, which could have been done by reading edit and op-ed pages of these newspapers. So this becomes a very big problem in mains. Don't make that mistake. Read these pages not only for content but also for expression. I hope you got this, guys. एडिट और op-ed पढ़ते हुए बहुत सारे बच्चों को जो है वो कंफ्यूजन होता है या डिफिकल्टी पेश आती है. I'm going to do a special video on this where we will take up actual articles and editorials
to make you understand this. But let me just break it down for you. Understanding editorial article, how can we do that? एडिटोरियल या आर्टिकल के अंदर में सबसे पहले स्टार्ट में होता है एक टाइटल. Now title generally in newspapers they try to write it very catchy, attractive, and sometimes students are not able to understand what it even is trying to say. That's okay, but read the subtitle. This will be written in crisp and plain simple language. ये सबटाइटल पढ़ने के बाद में आपको समझ में आता है उस आर्टिकल का सेंट्रल प्रीमाइस जो है वो क्या है. That is like the thesis statement of that article. राइटर बेसिकली हमें क्या कन्विंस करना चाहता है ये उस स्टेटमेंट में हमको पता चलता है. बाकी का आर्टिकल इस सेंट्रल प्रीमाइस को आर्ग्यू करता है. दिस सेंट्रल प्रीमाइस विल बी डिवाइडेड इनटू सम मैक्रो डायमेंशंस. आपने हिंदू के बड़े आर्टिकल में देखा होगा 3 से 4 हेडलाइंस होती हैं. सो दोज आर लाइक द 3-4 मेजर डायमेंशंस ऑफ दैट गिवन टॉपिक. और उन डायमेंशंस के अंदर में you will see some perspectives, दृष्टिकोण, नजरिया देखने का किसी चीज को. जैसे फॉर एग्जाम्पल there was a very beautiful article on marital rape some time ago where the writer was arguing, उनका जो thesis था, central premise ये था that women retain their autonomy of body, the integrity of their sexual decisions even after getting married. मतलब marriage is not like a one time consent given to the husband for sexual relationship. That was her whole contention, and she had very beautifully presented different perspectives. She had said that, see, in all other crimes committed by the husband, he is seen as a criminal. But when it comes to the sexual offense of marital rape, there he is given an exception. Isn't this incoherent? जब बाकी के crimes में husband is considered as criminal if he harms his wife, then why should he not be considered as a criminal when he harms her in a sexual way? This was a very, very ingenious perspective that she had presented. ऐसे अलग अलग नजरिए देखने के पर्सपेक्टिव्स, दृष्टिकोण आर्टिकल्स के अंदर में हमको मिलते हैं. सो दैट्स आवर रोल गाइस. वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम देम. एंड जनरली स्पीकिंग किसी भी आर्टिकल के अंदर में वी विल हैव अबाउट 6 to 8 मैक्स पर्सपेक्टिव्स ऑन द गिवन टॉपिक. 6 to 8 पॉइंट्स. बाकी का सब क्या होता है? सब्सटेंसिएशन. डेटा, फैक्ट, स्टैट्स, रिपोर्ट्स, एविडेंस, ये सारी चीजें दे करके राइटर अपने इस पर्सपेक्टिव को सही साबित करना चाहते हैं. और ये पर्सपेक्टिव जब सही साबित होते हैं तो उनका जो सेंट्रल प्रीमाइस है ये स्ट्रॉन्ग बनता है. दिस इज द होल आइडिया. सो वी विल नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ दिस बिकॉज देयर इज अ लिमिट एज टू हाउ मच वी कैन रिमेंबर ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. बट पर्सपेक्टिव्स, that is like gold dust. Perspectives gold dust की तरह है हमारे लिए. ये हमारे आंसर्स में, एसेज में जान फूंक देता है. इसलिए पर्सपेक्टिव्स के एक्सट्रैक्ट करने के वास्ते we need to read, edit and op-ed pages carefully. So I hope you understood this, guys. We are going to do a special video where we will take up editorials, articles, and we will extract perspectives out of them so that you are able to relate with it easily. Now, after having read the newspaper, gathered the content from it, we have to phrase it in the form of a contemporary issue. Contemporary issue के तौर पे हमको उसको प्रिपेयर करना है. Now, what is a contemporary issue? Contemporary issue एक ऐसा टॉपिक है जो कि कनेक्ट करता है करंट इवेंट्स को. मल्टीपल इवेंट्स हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर फिर से हम ले लेते हैं, उत्तराखंड की गवर्नमेंट हैज स्पोकन अबाउट इट, राइट. वी हैव हैड लॉ कमीशन बीइंग रिक्वेस्टेड फॉर इट्स ओपिनियन ऑन इट. देयर आर मेनी डेवलपमेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस. तो ये मल्टीपल करंट इवेंट्स जो है ये हुई है किस चीज को लेकर के? यूसीसी को लेकर के.
सो यूसीसी क्या है? ये एक ब्रॉड इशू है जिसके अंडर में मल्टीपल करंट इवेंट्स हुई है। कुछ और एग्जांपल जैसे पुलिस रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, वाटर क्राइसिस, व्हाट आर ऑल ऑफ दीज आर इश्यूज। अब कैसे पता चलेगा कि कोई इशू हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन रहा है? पहला तो ऑफ कोर्स ये है कि सिलेबस से वो कनेक्टेड हो, पीवाईक्यूज उसको सपोर्ट करते हो, एंड देन आफ्टर दैट कम्स editorials, articles, and debate shows covering that issue regularly. If for several days editorials, articles, and debate shows are covering that issue, then it tells us that this issue has some, salience and relevance. This issue is very significant for, overall in the current developments of the country. So we will have to prepare that issue. First filter is obviously exam, orientation, syllabus, PYQs. And second after that is the coverage that issue is getting. Once we have identified कि हाँ भाई ये issue जो है वो relevant है, important है, इसके बाद में फिर we start preparing that issue based on the content that newspapers are giving. कोई भी issue news में आ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे? इस फॉर्मेट के अंदर में वी कैन कवर। सबसे पहले उसका इमीडिएट कंटेक्स्ट क्या है इसको लिख लीजिए। व्हाई दैट इशू इज इन न्यूज, जैसे कुछ महीनों पहले रैट होल माइनिंग ये इशू न्यूज में था, जो माइन का डिजास्टर जो है वो हुआ था उस कंटेक्स्ट के अंदर में। सो रैट होल माइनर्स जो है उनको बुलाया गया था एंड देन द वर्कर्स ट्रैप्ड, दे वर रेस्क्यूड। सो फर्स्ट कंटेक्स्ट दैट इज इमीडिएट कंटेक्स्ट, देन बैकग्राउंड ऑफ दैट इशू, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या है, रीसेंट हिस्ट्री क्या है उस इशू की, थोड़ा सा ब्रीफली हम उसको देख लेते हैं। देन सम टेक्निकल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट इशू, व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द लॉज, व्हाट आर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स अबाउट इट, व्हाट आर सम कमिटी रिकमेंडेशंस अबाउट इट, ये सारा क्या है? टेक्निकल इंफॉर्मेशन है। देन डिबेट्स एंड पर्सपेक्टिव्स, उस इशू को देखने के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। सो कौन से अलग अलग नजरिए हैं उसके अंदर में ये डिबेट्स और पर्सपेक्टिव्स जो है ये हमको देंगे। वेयर डू वी गेट दिस? दिस विल गेट इन एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स, डिबेट्स एंड पर्सपेक्टिव्स। देन सम सॉल्यूशंस, आइडियाज, वे फॉरवर्ड, अगेन आर्टिकल्स विल गिव अस दिस। ऑन दैट इशू व्हाट कैन बी डन, what should be our line of action? We can get those ideas, solutions, and way ahead from the newspapers. And then lastly, a conclusion on that issue, a 2 to 3 statement conclusion which summarizes and gives a futuristic comment. In this manner we can prepare one contemporary issue. This is how we go about doing it, guys. Generally speaking, if you observe, there will be about 12 to 15 contemporary issues in a month max. Exceptions can be there, but generally 12 से 15 इतने issues एक महीने में होते हैं, ठीक है ना? तो हमारा काम जो है वो उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों। We just need to identify the issues properly and diligently extract the content to prepare the entire issue under these heads. And if we do that for one full year, then our preparation is very robust. किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है, we will be in a position to answer that question. ठीक है? Now these issues then fall under some broad themes, overarching themes. ये themes का मतलब क्या है? These are broad ideas that are asked by UPSC in the form of questions and essays multiple times. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल जेंडर empowerment or women's empowerment for that matter. Women's empowerment is a broad theme of UPSC. Cooperative federalism is an important theme of UPSC. Inclusive development is an important theme of UPSC. ये broad themes हैं। अब इन themes के अंडर में बहुत सारे questions issue based पूछे जाते हैं। So we need to understand what are the important themes that UPSC has focused on in the recent decades. This is a list of 30 themes, dear students.
30 themes based on PYQs, based on government documents. What are the priorities? Broadly, these themes we need to prepare well. और फिर इनके अंडर में आएंगे सर्टन कंटेम्पररी इश्यूज. तो इन सभी थीम्स के ऊपर में एक बेस डॉक्यूमेंट जो है वो हम बना के रख सकते हैं 2-3 पेजेस का, जिसमें उस थीम की करंट पोजीशन, गवर्नमेंट के स्टेप्स एंड मेजर्स, कुछ डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स, इसको हम कलेक्ट करके रख सकते हैं, सो दैट अगर कोई क्वेश्चन आता है, ऐसे आता है, तो हम उस थीम को जस्टिफाई कर सकें. मैं एक सिंपल फॉर्मूला आपको देता हूं उसमें. जब भी आप कोई थीम प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सो एग्रीकल्चर सबसे पहले आप देखिए इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इंडिया ईयरबुक, इंडिया 75 या नीति आयोग की ऐसी कोई जो भी लेटेस्ट डॉक्यूमेंट होगी, उसमें से आप एग्रीकल्चर का एक बेस प्रिपेयर कर लीजिए. हाँ, योजना ऑल्सो add to that. With the help of all of these, you have to prepare that theme. एग्रीकल्चर चूंकि बड़ी थीम है, मल्टीपल जगह पर इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्रीकल्चर की थीम में भी 6 to 7 पेजेस की आपकी हो जाएगी. बट जनरली मोस्ट ऑफ द थीम्स दे विल बी अबाउट 2 to 3 पेजेस मैक्स. So if you prepare a base material for all the themes like this, then you will see that a lot of the questions you can tackle based on that thematic preparation. It is not difficult, guys. Earlier UPSC used to ask thematic essays also. ठीक है, जैसे टूरिज्म देखकर मुझे याद आया, एक टॉपिक पूछा था that will tourism be the next big thing for India? पूरा का पूरा essay on this one theme. So you must be prepared about that theme. Issues will be within the themes, most probably. Most of them, not all, but most of them will be connected to some theme or the other. ठीक है. सोर्सेज क्या है आप देखिए, इंडिया ईयरबुक, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, नीति आयोग स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट, स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल दैट यू माइट बी यूजिंग, इन सबको यूज करके आप ये 30 थीम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऐड वैल्यू इन दीज थीम्स. जैसे जैसे न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स, रैंकिंग्स आती हैं, स्टैटिस्टिक्स आते हैं, कोर्ट्स, केस स्टडीज, लॉज, केस लॉज, ये सारी चीजों को आप इन थीम्स के कनेक्टेड जो भी होंगी, इनको आप ऐड करते रहिएगा. तो आपकी ये 30 थीम्स मेंस की आपकी एग्जाम तक बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड होगी, एंड दैट विल गिव यू अ very high level of confidence that you can tackle any type of question if you have prepared themes in this manner. All right, guys. So here is a schematic representation. This is how current affairs preparation is graded. Content generation from primary sources, newspaper, magazines, etc. Based on that content, we develop important issue that is going on currently, and that issue is under a broader, larger theme as such. This is how it keeps on going. अब दिक्कत सिर्फ इसमें यह है दोस्तों कि ये एक diligent और meticulously किया जाने वाला काम है. You will not get everything ready made on one given day. Things will come in bits and pieces. You must have the diligence to patiently collect and keep on, accumulating it. This is how you prepare a contemporary issue. Now, lastly, some FAQs often that I get from students. Should I read newspaper myself or rely on video discussions alone? To this, my answer is that, see, you can use any aid. I also have, engaged a lot of sessions on different issues, but remember that's an aid. Primarily, you have to do your own work first and use any other resource only as an aid, not as the primary thing, please. How much time to spend on new current affairs? I've told you, not more than 90 minutes every day. Number 3, should I read online or offline? This is completely, आप जिसको कहते हैं ना स्वाद अनुसार, आप ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको जिस चीज की आदत है आप वैसा कर सकते हैं. It doesn't make any difference. I like to read online most of the times, and I use OneNote as a software for my content capturing and organizing. OneNote, Evernote, Notion, these are good softwares. These days now the technology of these softwares has enhanced multifold, so you can dictate the content also. That will also save a lot of time.
Fourth, should you prepare notes in softwares? I've already answered this. Yes, you can definitely prepare in softwares. You can write if you have an iPad directly onto it, or you can dictate, you can type if you are comfortable with that. Fifth, how do I revise my notes? Revision is very crucial, guys. You must have a plan for revising. In a week, try to spend at least 5 to 6 hours on a revision of what you have done earlier. पहली बार पढ़ने में और नोट्स बनाने में जितना टाइम लगता है उसका 15% ही आपको लगेगा रिवीजन के वक्त. सो डोंट बी अफ्रेड टू रिवाइज. A lot of students don't revise because they feel it will take a lot of time to do it, and they rather keep on adding new content and forget the old one. So that's of no use, guys. Make it a point to reinforce what you have already done. Otherwise, all of that hard work will go down the drain. So revision must be an integral part of your preparation, dear students. In this video, I have tried to cover multiple aspects about current affairs. A lot more needs to be, talked about. आने वाले वीडियोस में हम और बहुत सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे. मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा. अगर लगा है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट वी कैन रीच आउट टू अ लॉट मोर स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.